क्योंकि पहला भी बहुत सारे इदां दे कांड होए ने, कदी निर्भया कांड, कदी आपां कह लईए कठुआ कांड, उन्नाव रेप केस कि केंद्र दीयां अखां खोलण दे लई सिर्फ एक निर्भया कांड काफ़ी नहीं सी। पहले भी सरकारें कुछ हद तक बेईमान होती थी। राजनीतिक दलों का एक तरीका है कि वो देखते हैं कि उनका वोट का, उनकी सत्ता का लालच कैसे पूरा हो, मगर थोड़ी शर्म फिर भी रखते थे वो। मगर जब हम देख रहे हैं उन्नाव, कठुआ, हाथरस और रोहित वेमुला को, तो देख रहे कि सरकारें खुद नंगा हो रही हैं। सामाजिक बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं केवल बलात्कारियों को बचाने के लिए, उनके पक्ष में खड़े होने के लिए। तो इतना नंगापन मैंने पहले कभी इतिहास में नहीं देखा। आज की खबर है, आज की पेपरों में खबर राजस्थान से लग रही है कि क्षत्रिय महासभा राम यात्रा निकालेगी वो 4 बलात्कारियों को बचाने के लिए। तो एक न्यूज़ वायरल हुई कि मुख्यमंत्री ने भी शायद ऐसे कुछ कहा, ठाकुरों का खून गर्म है। ठाकुरों का खून गर्म और लड़कियों के साथ है, कभी आदमियों के साथ भी पंगा करके देखो। ਤੇ बीजेपी ਦੇ लखनऊ ਦੇ बाराबंकी ਤੋਂ ਇੱਕ बीजेपी नेता ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, अरहर ਦੇ खेत ਵਿੱਚ ही क्यों मिलਦੀਆਂ को शर्म आनी चाहिए कठुआ को याद करते हुए कि ये ठीक है कि हाथरस की बेटी खेत में गई थी माँ के साथ काम करने के लिए, मगर कठुआ की बेटी तो खेतों में नहीं थी। उसको तो इन्होंने मंदिर में रखा, 8 दिन तक रखा, 8 दिन तक उसकी असमत लूटते रहे। और उसके बाद बेशर्मी ये कि एक मंत्री बीजेपी का और एक सांसद J&K का तिरंगा झंडा साथ में लेके, हाथ में लेके, और कठुआ की सड़कों के ऊपर पूरा एक प्रदर्शन निकाल रहे हैं कि ये झूठा केस है। ये सवालों का जवाब बीजेपी को, संघ परिवार को, जो कहते हम धर्म विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उनको इन सवालों का जवाब देना होगा। वो विश्व गुरु क्या, वो इंसान भी नहीं अभी बन पाए हैं, इंसान बन कहलाने के लायक भी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा दिया, ये कहते हुए लिखा उसमें कि हमने रात को 2:30 बजे इसलिए उस बेटी की लाश को आग लगा दी क्योंकि सुबह हिंसा हो सकती थी, बड़ा हंगामा हो सकता। इसका मतलब पहला तो ये कि सरकार को उसी वक्त रिजाइन करना चाहिए कि सरकार अब लॉ एंड ऑर्डर को संभालने लायक नहीं रही। उन्होंने कहा जी नार्को टेस्ट कर लो, इनका भी करो, उनका भी करो, सच सामने आ जाएगा। और शायद उसमें यह भी कहा भी जो इसके जांच अधिकारी थे उनका भी कर लो। इसका मतलब SIT बिल्कुल नालायक लोगों की थी जो एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाए कि हम ये सबूत पेश करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया सरकार ने कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डेड बॉडी जलाई, इसका मतलब CM की सहमति से हुआ। क्यों नहीं बोल देते है ना, एक बारी मान लिया, पर साडे देश के प्रधानमंत्री जिन्हां दा बोलन दा पूरा फर्ज बनदा सी, उन्होंने एक भी शब्द इस ते नहीं बोले। बोलने के लिए उनके पास है क्या, कहेंगे क्या? क्योंकि बोलेंगे तो सबसे पहले जोगी को सीट से हटाना पड़ेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਦਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ UP ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਬੇहद ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਰਤਨ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜੋ
ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ, ਉਨਾਵ ਰੇਪ ਕੇਸ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਕਾਫੀ नहीं सी। असल च जो मैं देख रहा हूँ पूरे इस घटनाक्रम में, और जितने आपने नाम लिए कठुआ, हाथरस, उन्नाव का, ये शुरुआत हो रही कहानी रोहित वेमुल्ला से, हैदराबाद से। पहले भी सरकारें कुछ हद तक बेईमान होती थी। राजनीतिक दलों का एक तरीका है कि वो देखते हैं कि उनका वोट का, उनकी सत्ता का लालच कैसे पूरा हो, मगर थोड़ी शर्म फिर भी रखते थे वो जी। मगर जब हम देख रहे हैं उन्नाव, कठुआ, हाथरस और रोहित वेमुल्ला को, तो देख रहे हैं कि सरकारें खुद नंगा हो रही हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा एक सवाल, और इससे भी ज़्यादा पेचीदा ये हो रहा है कि सरकारों को जो समर्थन दे रहे हैं जो लोग, उनकी इन बातों का जो समर्थन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा भगवाधारी है। भगवाधारी उसमें बैठ के समर्थन कर रहे हैं। यानी एक राजनीतिक दल की तो हम 5 साल बाद बदली कर सकते हैं कि इस सरकार को हम चलता करते, मगर अगर समाज के अंदर ये बुराई आ जाती है, सामाजिक बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं केवल बलात्कारियों को बचाने के लिए, उनके पक्ष में खड़े होने के लिए, तो इतना नंगापन मैंने पहले कभी इतिहास में नहीं देखा। लोग शर्म हया रखते थे। जब ऐसी घटना होती थी तो लोग लड़की के पक्ष में खड़े होते थे। लड़की किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, वो उसके पक्ष में खड़े होते थे। यहाँ तक कि चाहे उनका अपना कोई रिश्ता भी हो, तब भी वो कहते थे कि नहीं जी हम लड़की के साथ खड़े होंगे। मगर आज इतनी बेशर्मी, और ख़ास तौर पे उन लोगों के द्वारा जो धर्म के नाम पे सत्ता में आए हैं, जिन्होंने धर्म को इस्तेमाल किया, धर्म के लोगों पे लोगों की भावनाएं भड़काई और राम मंदिर को आगे रखा, वो लोग सत्ता में आने के बाद इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि आज नैतिकता का, यानी नैतिक तो शब्द ही हटा रहना चाहिए शब्दकोश से, कि भारत की जो सत्तारूढ़ लोग हैं या जो उनके पीछे भगवा चोला पहन के बैठे लोग हैं, उनमें नैतिकता कहीं बची है तो शब्दकोश से हटा देना चाहिए। ये इस पूरे घटनाक्रम में हाथरस के कैसे कैसे उसमें घटनाएं हो रही हैं। होता ये है कि कोई पीड़ित परिवार है तो मरहम लगाया जाता है, और फिर दूसरी बात, कानून पे एक विश्वास रखा जाता है दोनों पक्षों का, कि जब मामला अदालत में चला गया तो दोनों पक्ष ये कहें कि हमारा विश्वास कानून में है और अदालत हमारे साथ न्याय करेगी। मगर आज की खबर है, आज की पेपरों में खबर राजस्थान से लग रही है कि क्षत्रिय महासभा राम यात्रा निकालेगी, वो 4 बलात्कारियों को बचाने के लिए। बहुत ही शर्मनाक गल है, बहुत बहुत ज़्यादा। और यानी मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ भी ये कौन सा आप अपना वो ताकत दिखा रहे हैं। जैसे वो एक न्यूज़ वायरल हुई कि मुख्यमंत्री ने भी शायद ऐसे कुछ कहा, ठाकुरों का खून गर्म है। ठाकुरों का खून गर्म और लड़कियों के साथ है, कभी आदमियों के साथ भी पंगा करके देखो। और हम तो वो हैं जो परमात्मा वाल्मीकि दयावान को मानने वाले, कि उन्होंने तो छोटे छोटे लव कुश को इतने कामयाब बनाया था, इतने योग्य बनाया था कि राम और उसकी पूरी सेना उनके आगे नहीं ठहर पाई थी। मगर हमारा विश्वास संविधान में है, हमारा विश्वास कानून में है। इसलिए आपने जो कहा कि कितने कैंडल मार्च हुए, कितने रोष प्रदर्शन हुए, मगर कोई एक आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि रोड पे चलते किसी को टोका हो, किसी की गाड़ी को रोका हो, किसी की दुकान जबरी बंद कराई गई हो। इस पूरे घटनाक्रम में ये एक बड़ी बात ये भी उभर के आई कि जितनी नैतिकता सरकार ने डाउन की है संघियों ने, भगवाधारियों ने, उतनी दलितों ने नैतिकता पैदा की है।
ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨਾਵ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਹਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ है। ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जो खेत हैं, खेत खलियान में शुरू से औरतें अपनी ताकत अपना सहयोग देती रही हैं। जी। मैं तो पूरा हरियाणा देखता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश देखता हूँ कि औरतें पूरी बैलगाड़ी में फसलें लाद के, चारा लाद के शाम को अपने घर की तरफ आ रही हैं। तो ये केवल वही औरतें नहीं जो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, जो खेत में जा रही हैं उनका भी एक बड़ा योगदान है अपने परिवार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए भी। और ये सवाल जब वो करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, कठुआ को याद करते हुए कि ये ठीक है कि हाथरस की बेटी खेत में गई थी माँ के साथ काम करने के लिए, मगर कठुआ की बेटी तो खेतों में नहीं थी। उसको तो इन्होंने मंदिर में रखा, 8 दिन तक रखा, 8 दिन तक उसकी असमत लूटते रहे। और उसके बाद बेशर्मी ये कि एक मंत्री बीजेपी का और एक सांसद J&K का तिरंगा झंडा हाथ में लेके और कठुआ की सड़कों के ऊपर पूरा एक प्रदर्शन निकाल रहे हैं कि ये झूठा केस है, केवल क्योंकि वो लड़की बकरवाल जाति होती है, अमूमन वो इस्लाम को मानते हैं, तो इसलिए वो लड़की इस्लाम में हो गई और दोषी मंदिर में थे, तो इसलिए बीजेपी उनकी लड़ाई लड़ेगी हिंदू के नाते। मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि देश में कहीं न कहीं नैतिकता बची है। उसकी जो इंक्वायरी आई वो श्वेत तांबरी शर्मा के पास आई। जी। शर्मा थी और बेटी थी, वो उसके पास आई। तो जब उसने इंक्वायरी की और अदालत में अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसने पूरा बताया भी इसमें कौन कौन लोग, यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर भी उसमें शामिल था और भी एक अधिकारी शामिल था उस लड़की को मारने के लिए, उसकी असमत लूटने के लिए। और सारी रिपोर्ट और इतने भी और बेशर्मी ये हुई कि जम्मू के वकीलों ने स्ट्राइक कर दी उस वक्त कि हम इसको अपीयर नहीं होने देंगे, यानी SIT की रिपोर्ट को रोकेंगे। फिर न्याय कहाँ होगा? ये तो बिल्कुल वो हो गया जैसे गाँवों की खाप पंचायत है। गाँवों की खाप पंचायत में तो हम कह सकते हैं कि गुंडों का कब्जा है और वो किसी दलित की, गरीब की आवाज़ को नहीं होने देंगे। ये कोर्ट में कोर्ट के वकील कहें कि हम ये रिपोर्ट सबमिट नहीं होने देंगे और पुलिस को बकायदा कर्फ्यू लगा के फिर वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करनी पड़ी बंद कमरे में। इससे ज़्यादा न्याय का मजाक। और अदालत जो सुरक्षा देती है, यानी अदालत की अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। ये सवालों का जवाब बीजेपी को, संघ परिवार को, जो कहते हम धर्म विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उनको इन सवालों का जवाब देना होगा। वो विश्व गुरु क्या, वो इंसान भी नहीं अभी बन पाए हैं, इंसान बन कहलाने के लायक भी नहीं है। बिल्कुल। और इसे दे नाल जे मैं गल करा पीड़ित परिवार दी, जिन्हां दी बेटी दे नाल इन्नी पहला दरिंदगी दिखाई गई, उस तो बाद पुलिस प्रशासन दे वल्लों, सरकार दे वल्लों बिना उसदे घरदे नूं दस्ते उसदी जो लाश है बिना रीति रिवाज तो जला दित्ती गई। उसदा मूँह भी नहीं आखिरी वार उहनूं देखण दित्ता गया उसदे घरदिआं नूं। उस तो बाद मीडिया नूं नहीं मिलन दित्ता गया ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦਗੀ दिखा रहे हैं। ये जितना भी कार्रवाई हो रही है, हम पहले सोच रहे थे कि शायद प्रशासन के कुछ लोग बेईमान हैं,
वहाँ का डीएम है या एसएसपी है या और जो लोग वहाँ मौजूद हैं, शायद कि केवल उत्तरी लोग बेईमान हैं। मगर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा दिया, ये कहते हुए लिखा उसमें कि हमने रात को 2:30 बजे इसलिए उस बेटी की लाश को आग लगा दी क्योंकि सुबह हिंसा हो सकती थी, बड़ा हंगामा हो सकता। इसका मतलब पहला तो ये कि सरकार को उसी वक्त रिजाइन करना चाहिए कि सरकार अब लॉ एंड ऑर्डर को संभालने लायक नहीं रही। एक दूसरा, ये बात कहते हुए अदालत में अब सवाल होना चाहिए भी आज तक दलितों ने, आदिवासियों ने कहीं देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं की कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाए। प्रदर्शन करते हैं वो, बल्कि पिटते हैं। प्रदर्शन किया, पिटे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं था। फिर उस जांच में रोज नया स्टेप ला रहे हैं, रोज नया। पहले पुलिस उसकी जांच कर रही है, फिर एसआईटी आती है, एसआईटी आके ऐसे जैसे जो नार्को टेस्ट आपने कहा, नार्को टेस्ट का मतलब ये हो गया कि अफसरों में अपनी कोई योग्यता नहीं है कि हम सबूत ढूंढ पाएं। उन्होंने कहा जी नार्को टेस्ट कर लो, इनका भी करो, उनका भी करो, सच सामने आ जाएगा। और शायद उसमें यह भी कहा भी जो इसके जांच अधिकारी थे उनका भी कर लो। इसका मतलब एसआईटी बिल्कुल नालायक लोगों की थी जो एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाए कि हम ये सबूत पेश करते हैं। तीसरी बात, बेटी को आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कह के उसकी लाश को आप जला रहे हैं, उसका चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? आइडेंटिफाई करो। और ये एक नियम है, आर्मी में भी नियम है। हमारे पास पाकिस्तान, चाइना के सैनिकों की डेड बॉडी हो, उग्रवादियों की भी हो, तो भी हम कहते हैं कि ये आई कार्ड मिल गया पाकिस्तान का, आप अपनी बॉडी ले जाओ। ये एक नियम है मानवता के तौर पे। मगर ये हमारे अंदर देश में नागरिकों के ऊपर ऐसी कोई मानवता नहीं है। इसीलिए उस परिवार ने सवाल खड़ा किया कि हमें नहीं पता कि हमारी बेटी को जलाया गया या किसी और को। ये भी हो सकता है कि उस बेटी को जिंदा रख के अभी प्रताड़ित कर रहे हो, जिंदा रख के उसे प्रताड़ित कर रहे हो, उसको कह रहे हो तुमने ऐसा बयान क्यों दिया। और जो आखिरी बात आपने कही, जब निर्भया कांड हुआ तो एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, उन्होंने जो अपनी सिफारिशें की जिसको सरकार ने माना, उन सिफारिशों में ये भी शामिल है कि चाहे मेडिकल कुछ भी बोले, हालांकि इसमें तो 11 दिन बाद मेडिकल करवा रही है पुलिस। 11 दिन का मतलब होता तो सारे सबूत खत्म हो गए हैं, आदमी का पूरी बॉडी में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और फिर डॉक्टरों ने इलाज भी किया है, उनकी भी जो ट्रीटमेंट है वो भी उसमें शामिल है। 11 दिन बाद पहले तो पुलिस की सारी जितने भी इससे जुड़े हुए लोग थे उन सबको इसमें जो एफआईआर है उसका सेकेंडरी बना के उनको दोषियों की लिस्ट में डालना चाहिए। तीसरा, इसमें सीएम को पार्टी बनाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया सरकार ने कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डेड बॉडी जलाई, इसका मतलब सीएम की सहमति से हुआ है। तो सीएम को इसमें बकायदा इन्वॉल्व माना जाना चाहिए, उसको उसके पद से हटा के मुजरिमों के साथ कटघरे में खड़े किया जाना चाहिए अगर देश को और दुनिया में इस देश की इज्जत बचानी है। बिल्कुल। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ बेटी दे नाल, देश की बेटी नाल इन्ना वड्डा कांड हो गया, इन्नी दरिंदगी दिखाई गई, तो इन्नी हैवानियत हुई है, हुण वो सारियां दे मूँह दे विच दही क्यों जम्मिया होया? उसका कारण वही है कि वो सब अपने अपनी सीटों से जुड़े हुए हैं, एक लालच से, सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। दूसरा इसमें कारण है कि दलित को इंसान की श्रेणी में नहीं मानते। दलित के साथ जब कुछ होता है तो
उसकी तो शुरुआत ऐसे होती है कि जब वो पहला स्टेप लेता है, पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस वाले पहले पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है। जाति के आधार पे केस का फैसला करते हैं, केस भारी है कि हल्का है। यानी जो आदमी पीड़ित है उसके दुखों से नहीं होता भी उसको क्या हुआ, उसकी जाति पूछ के करते हैं। आपने नाम लिया अभी बहुत सारे, और उसमें नाम जब लिया ना स्मृति ईरानी का, और हम उसे मनु स्मृति ईरानी कहते हैं, ये वही है जिसके कारण रोहित व मुल्ला को अपना सुसाइड करना पड़ा। ये वो है, अगर देश इंसाफ करता तो आज ये जेल में होती। एक देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और देश की शिक्षा मंत्री, एचआरडी डिपार्टमेंट था, शिक्षा मंत्री एक बच्चे के बारे में सीधा लेटर लिख रही है वीसी को कि इसको संभालो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। और वो जो पीएचडी का स्टूडेंट है, यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि जिस स्टैंडर्ड का वो स्टूडेंट, और यूनिवर्सिटी भी वो, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी है वो, और कट लिस्ट उसकी कई बार 99% पे जाती है, उस यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्कॉलर स्मृति ईरानी, तो उसकी एक जो उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी में वाइवा, एक छोटा पीएचडी के हिस्से होते हैं, स्मृति ईरानी तो उसको नहीं पढ़ सकती है, उसको नहीं लिख सकती, मगर केवल क्योंकि सत्ता उनकी है तो सत्ता में वो कुछ भी बन सकते हैं। आज नहीं बोल रहे। कंगना इन्होंने एक नई पैदा की, वो जो केस नहीं था वो उस पर बोल रही थी। और मैं और बात कहना चाहता हूँ कि दलित नेता भी ऐसे रहे, उनका रोल भी ऐसा रहा। दलित नेता भी जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हाथरस का केस हो, चाहे वो रोहित व मुल्ला का केस हो, इनकी भूमिका भी अच्छी नहीं रही है। इनकी भूमिका, कंगना वो जिसने सवाल किया बाबा साहब अम्बेडकर पे भी, संविधान पे भी, रिजर्वेशन पे, ट्वीट है उसका इकट्ठा, और उसके पक्ष में आरपीआई खड़ी होती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी, आरपीआई रामदास अठावले का ग्रुप उसके पक्ष में खड़ा होता है, शिवसेना उसके विरोध में खड़ी होती है। तो जानी केवल कुर्सी रह गई है, नैतिकता कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ राजनीति खेली जा रही है, प्योरली राजनीति। इसी को लेके बाबा साहब अम्बेडकर लड़े थे गांधी के साथ। वो कहते थे कि डबल वोट दो हमें, एक वोट से हम अपना एमपी खुद चुनेंगे, हमारा एमपी दूसरा नहीं चुनेगा, हमारा एमएलए को दूसरा नहीं चुनेगा। नहीं तो आज देखो, आज 131 एमपी दलित आदिवासी होते हैं, जो सीट कभी खाली नहीं होती, डेथ हो जाए तो 3 महीने बाद ही नया आ जाता है। 4000 से ज़्यादा एमएलए होते हैं दलित आदिवासी, मगर कोई ये पक्ष उठाने के लिए पार्लियामेंट सेशन भी हुआ, उसमें भी किसी ने नहीं। रोहित व मुल्ला की बात भी ख़त्म हो गई, उसके दोषी वहाँ के अप्पा राव वीसी भी उसमें शामिल थे दोषियों में, मगर हमारे 131 एमपी बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि उनको ये है कि अगली बार पार्टी ने टिकट देना है। इसलिए कोई रोहित व मुल्ला मरे या हाथरस की बेटी मरे, वो कह रहे इससे मुझे कोई मतलब नहीं। कई तो यहाँ तक कह रहे हैं, और देखो मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए। वो किसी की बच्ची नहीं है, वो किसकी बेटी है, उसको कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा। बिल्कुल। और जिमें कि तुसी कहा कि बहुत सारे एमपी ने जो इस मुद्दे ते नहीं बोले, चलो मन्निया बहुत सारी मजबूरियां साडे नेतावां दियां हो सकदियां ने, क्योंकि भारत वर्गे देश दे विच मजबूरियां होणियां बड़ियां ही लाजमी ने कि वो नहीं बोलते पे, है ना। एक बारी मान लिया, पर साडे देश के प्रधानमंत्री जिन्हां दा बोलन दा पूरा फर्ज बनदा सी, उन्होंने एक भी शब्द इस ते नहीं बोलिया। देश के प्रधानमंत्री तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, मगर वो फालतू बोलते हैं। वो कहते हैं, हर बार टीवी पे रेडियो स्टे पे आ जाते हैं मन की बात करने के लिए। तो देश जो है, मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ कि मन मर्जी से नहीं चलता, संविधान से चलता है। आप संवैधानिक जिम्मेवारी पे हैं, चाहे वो बेटी कठुआ की हो, चाहे वो बेटी हाथरस की हो। आपकी नैतिक जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री के नाते कि वो बेटी आपकी भी है, आपको उसका पक्ष लेना चाहिए उसको। मगर हमारे प्रधानमंत्री की तो ऐसी स्पीचें भी हैं कि जिन्होंने पूरी जाति की जो तुलना है वो कुत्ते और कुत्ते के बच्चे के साथ भी कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री की ये जुबान है, उनकी भाषा ये है।
तो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती कि वो बोले? बोलने के लिए उनके पास है क्या, कहेंगे क्या? क्योंकि बोलेंगे तो सबसे पहले जोगी को सीट से हटाना पड़ेगा, बोलते ही ये हटाना पड़ेगा उस आदमी को जो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं। और शर्मनाक बात भी, तू मुख्यमंत्री के लायक ना भी हो मगर भगवान चोला पहन रखा है, उसकी ही लाज रख लो, उसी की शर्म रख लो। क्योंकि ये धार्मिक लोगों में एक चीज तो कही जाती ना कि सरबत दा भला मांग रहे हैं, भी सारी दुनिया का भला मांगते हैं। तो सारी दुनिया में हाथरस और उन्नाव की बेटी क्यों नहीं है? उसमें आपको अपने अपने एमएलए एमपी नजर क्यों आते हैं? और मैं कहना चाह रहा हूं इसमें कि हमारे तो एमएलए एमपी, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई उन्होंने पूरा परिवार कुर्बान कर दिया मगर वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाए। और हमारा एमपी है उसी एरिया का, हाथरस का एमपी, नाम तो उसका दलेर है, मगर वो जब वोट मांगने जाता तो घर के बाहर नीचे बैठ के, आपने तो मुझे कॉफी दी इस सीट पे बिठा के, वो नीचे बैठ के चाय पीता जब वोट मांगने जाता है। तो उसकी क्या औकात है कि वो खड़ा होके बोल ले, क्योंकि उसे डर है कि अगली बार एमपी वाली टिकट नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਦਾ सम्मान ਕਰੋ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है हमारे यहाँ। मैंने इसीलिए मिसाल दी कि वो जो कहते हैं ना खेतों में, तो मैंने कहा बंदर में सुरक्षित नहीं है। असल में जो नारे लिखे हुए हैं दीवारों पे, उनको बदलने की जरूरत है। मैं अपने सत्संग में भी लोगों से कहता हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम की जरूरत नहीं है, बेटा पढ़ाओ और बेटा बचाओ की जरूरत है। गुंडे तो ये हैं। बेटी की सुरक्षा को खतरे में कौन डाल रहा है? लड़के। और कौन से लड़के? जिसको माँ पूछती नहीं भी कॉलेज तो तेरा 1 बजे ख़त्म हो गया और तू शाम को 7 बजे आ रहा है, या 7 बजे रात को घर से निकला 11 बजे आ रहा है। वो इसी में खुश है कि 4 और मोटरसाइकिल मेरे लड़के के साथ आते हैं। ये एक नया एक गैंग बन गए हैं। छोटे छोटे गैंग का नाम चाहे ना भी हो मगर उनका बिहेव गैंग ही है। तो आज देश को ये नारा बदलने की ज़रूरत है। डिसबैलेंस हो रहा है बिल्कुल। आप जाएंगे कॉलेज में तो कॉलेज में जो लड़कियों का आंकड़ा है वो 65% है और लड़कों की एडमिशन 35% है। वो ब्रेक लगा रहे हैं, बीच में हवाले आ रहे हैं क्योंकि सरकार तो बहानेबाज होती। हवाले आते नहीं, लड़के ना माँ बाप के कारोबार में, कोई दुकान पे बैठ जाता है, कोई फैक्ट्री में बैठ जाता है, वो तो लड़कियां भी बैठ सकती हैं। आप उनको हिस्सेदार क्यों नहीं बना रहे? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी लड़ाई भी लड़ी थी। और परमात्मा वाल्मीकि दयावान तो कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो उसको स्वर्ग जैसा दर्जा मैं बहुत यानी कि दुख के साथ कह रहा हूँ कि जिस देश में सारे भगवान पैदा हुए, ये दावेदार है, इसने भगवान कहीं और नहीं पैदा होने दिया, सारे भगवान यहाँ पैदा होते हैं। और जो अहल्या की इज्जत लूटता वो भी भगवान है, सारे ही भगवान हैं इनके। ये जो शहर है जहाँ हम बैठे हैं, जिसको जलंधर कहते हैं, ये महाराजा शंखचूड़ के नाम से है, जंदर राक्षस कहते हैं। उसकी पत्नी वृंदा, उसकी भी इज्जत लूटी गई, उसको भी भगवान कहते हैं ये इज्जत लूटने वालों को। मगर बेटी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, भगवान भगवान कह रहे हैं। इनको बाहर आना चाहिए। मंदिरों के नींव पत्थर रखते फिर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, मगर उनको सोचना चाहिए कि इन मंदिरों में बलात्कारी पैदा होंगे, इन मंदिरों से दंगाई पैदा हो रहे हैं, या इन मंदिरों में इंसान पैदा हो रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब संघ परिवार, जो अपने आप को कहता हम सबसे बड़ी एक बौद्धिक संस्था हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन मंदिरों से, धर्म स्थानों से कौन पैदा हो रहा है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? न्याय में तो अब वो आज उनके परिवार के बयान हो रहे हैं
इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जब कोर्ट में आ जाए मसला तो हमें कोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए भी उस परिवार को अच्छा वकील मिले और वो परिवार बेखौफ होकर गवाही दे सके, ये इसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने एक अभी भी जो प्रदर्शन हुए उसमें भी यही एजेंडा था कि उस परिवार को यूपी से शिफ्ट किया जाए। पहले तो हमारा था भी उस गांव से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि गांव में केवल 4 वाल्मीकन परिवार हैं, 100 घर ठाकुरों का है और वो खुलेआम पंचायतें कर रहे हैं खिलाफ। तो पहले तो ये था, मगर जब देखा खुलेआम पंचायतें हो रही हैं और कोई प्रशासन उनको रोक नहीं रहा है, एक हल्का सा केस दर्ज कर रहे हैं कोरोना का, उनके ऊपर वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये उस परिवार को एक तरह से धमका रहे हैं। तो हमने अभी जो प्रदर्शन हुए उसमें ये एजेंडा जारी किया था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम भी, और उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री को जोड़ा कि उस परिवार को यूपी से हटा के पंजाब लाया जाए। सीबीआई कोर्ट पंजाब में भी है, वो वही सीबीआई है जो देश की नेशनल है, वो कोई अलग अलग नहीं है। तो वो केस यहाँ चल सकता। अगला कदम उस परिवार को सबसे पहले वो सुरक्षित माहौल की जरूरत है जिसमें वो बेखौफ इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके। जी बिल्कुल। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? मैंने पहले भी कहा कि जो राजनेता लोग हैं वो केवल अपनी सत्ता से जुड़े हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे कौम का क्या हो रहा है। हाथरस का एमपी मैंने बताया भी, एमपी वाल्मीकि परिवार से ही है, दलित ही नहीं, उसी वाल्मीकि परिवार से है जिस परिवार से वो बेटी है, फिर भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही पंजाब का ये मंत्री है धर्मसोत, उसको तो केवल जो असल में मंत्री बनते क्यों हैं, एमएलए बनना तो और बात है कि मैंने अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना है, अपने इलाके का विकास कराना है। जब लोग मंत्री बनने की लड़ाई लड़ते हैं तो असल में क्या होता है कि एक बड़ा डिपार्टमेंट जिसका करोड़ों रुपए का बजट, कोई पीडब्ल्यूडी मांगता है, कोई आबकार विभाग मांगता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है, इसको लेकर लड़ाई भी होती है। पंजाब का बड़ा डिपार्टमेंट खेती बाड़ी भी है, फाइनेंस भी है, तो वो के होती किस लिए है? अगर सेवा ही करनी है तो सेवा तो जब आप खाली एमएलए हो गए तब भी कर सकते हैं। असल में वो सेवा अपने पेट की करनी होती है, वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, उसको दलित बच्चों से कोई मतलब नहीं। 2 लोग जो हैं, मेरी राय है, ये 2 लोग शिक्षा को लेके बहुत डरते हैं, एक नेता और एक संत। ये एजुकेशन को लेके इतना डरते हैं कि जिस दिन लोग समझदार हो गए तो हमें कौन मानेगा। आपने अभी तक जितने बड़े बड़े संतों के आश्रम हैं, बड़े बड़े, यहाँ तो बहुत सारे हैं इस दुआबे में, तो बड़े मजार मजूर चलते हैं। मैं बड़ों की भी बात कर रहा हूँ जो निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, जितने बड़े बड़े चला रहे, आज तक एक बाबा ने कभी अपने प्रवचन में ये नहीं कहा होगा कि बीबी अपने बच्चों को पढ़ाओ। किसी ने, बाबा ने ये नहीं कहा होगा भी यहाँ आओ या ना आओ, मगर अपने बच्चे की स्कूल से छुट्टी नहीं करवानी। वो तो हर 15 दिन बाद सेवा रख देते हैं कि जी आश्रम में, डेरे में सेवा होगी, सारे आ जाओ। ये पता ही नहीं भी जो माँ सेवा में आ जाएगी उसके बच्चे को स्कूल कौन भेजेगा। वो असल में वो चाहते हैं कि ये नालायक रहें, अनपढ़ रहेंगे, मूर्ख रहेंगे तो हमारे डेरे चलते रहें। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ
ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ RPD 24 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ RPD 24 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ RPD 24 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ।